नाजरीन आदाब। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश खैरनार, जो कि एक गांधीवादी कायद हैं, जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के ऐसे समाजी जहदकारों में होता है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर उन ताकतों के ख़िलाफ़ हर जगह खड़े हो जाते हैं जहां मज़लूमों की उनकी ज़रूरत होती है। डॉक्टर सुरेश खैरनार सिर्फ हिंदुस्तान में मज़लूमों की आवाज़ नहीं, बल्कि फ़लस्तीन, सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, इन ममालिक में भी जहाँ कहीं मज़लूम उन्हें आवाज़ देते हैं वो पहुँच जाते हैं और उनके लिए आवाज़ उठाने वाली ये शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर। ये जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के मौजूदा जो हालात हैं, इन हालात में बहैसियत हिंदुस्तानी शहरियों की क्या जिम्मेदारी है और हुकूमत जिस तरह से माहौल पैदा करते हुए एक खौफ और भय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, उससे निपटने के लिए एक आम शहरी क्या कर सकता है? कि 75 साल के दौर को खत्म करके अभी अमृत काल की तरफ प्रवास कर रहे, ऐसे वर्तमान सरकार का दावा है। लेकिन पिछले 8 सालों से वो सत्ता में आने के बाद से उनके जो भी अच्छे दिन और दुनिया भर के क्या क्या जो भी जुमले थे, उसमें से एक भी उन्होंने पूरा करने का कोई भी रिकॉर्ड दिख नहीं रहा है। 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे हर साल, जो कि टोटल 8 या 9 साल अभी मई में होंगे, उसमें भी उन्होंने 2 करोड़ शायद नहीं किए। उल्टे बेरोजगार होने की शायद ज़्यादा संख्या है। उसी ढंग से उन्होंने बहुत सारे, मतलब उस चुनाव के समय के अगर क्लिप्स निकाले और देखे जाए तो इतने गाजर और इतने सब्ज़ी बाग दिखाने के जो भारतीय चुनावी इतिहास में की पहली व्यक्ति है जिसने बहुत कुछ लोगों को बोला था। ये 55 करोड़ का दुनिया का सबसे युवा मुल्क है, जो युवकों को कितना क्या रोजगार दिया वो जग जाहिर है। फिर और भी कई सारे उन्होंने जो बातें की, उसमें से आज आने वाले मई में 9 साल होने जा रहे, एक भी वादा इसमें से पूरा नहीं किया है। और उसमें उनको वो देश के लिए, दुनिया के लिए आपत्ति थी, लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी एक तरह से मौके की बात थी। कोरोना, नोटबंदी की उन्होंने, उसमें कोरोना आया और ये सब चीज़ों के आड़ में वो अपने कई गुनाहों को छुपाना चाहते हैं। कोरोना एक बीमारी थी, बीमारी आती है, इसके पहले कॉलेरा, टीबी, मलेरिया, दुनिया भर के बहुत सारी बीमारियां इस मुल्क ने और दुनिया ने देखी है। लेकिन कोरोना के काल में वर्तमान सरकार का जो गवर्नेंस वाला जो खुद का जो दावा है वो पूरा की पूरा खोखला निकला, पूरी कोलैप्स हो गई। मैक्सिमम मृत्यु वर्तमान सरकार की निगलिजेंसी के कारण हुई। ये सब होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में अगर आपने सरकार बनाई है, कोरोना के बाद हम देख रहे हैं कि गुजरात में किस तरह से बीजेपी की सरकार बनी है, तो इसमें नाकामी किसकी है? ये अपोजिशन नाकाम हो रही है या पब्लिक नाकाम हो रही है, या फिर बीजेपी की इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि वो इतने खराब हालात के बावजूद भी? इसमें सबसे बड़ी नालायकी तो अपोजिशन की है। अब खुद अमित शाह का खुद का स्टेटमेंट है कि बहन जी के कारण हमको 115 सीटों का लाभ होने वाला है, और आप गिन के 125 के आसपास हो, तो 115 बोल रहे थे, 125 के आसपास यूपी के ऐसी सीटें हैं जिसमें गिन के मायावती के लोगों ने जितने वोट खाए उतने वोटों से, यानी यूपी में ऐसा कोई भी एक भी उम्मीदवार नहीं होगा कि जो ह्यूज मार्जिन से चुन के आया हो। 1000, 1500, 500, 115, 20, 200, इस ढंग से लगभग 100 से ऊपर सीटों का मामला है। गुजरात में सेम मामला है। गुजरात में भी कोई बहुत बड़े मार्जिन से चुन के नहीं आ रहे। पिछले चुनाव में तो 99 में बीजेपी अटक गई थी, और अभी के चुनाव में भी बीजेपी ने जो भी सो कॉल्ड तीर मार लिया होगा, उसमें ये जो आम आदमी पार्टी का जो फैक्टर जो उसमें जाके शामिल हुआ, और आपके हैदराबाद के जनाब जो है, जिनको एक तरह से वोट कटवा ही बोला जाता है देश भर में, आज यही उनकी बदनामी है, यही उनका फेस है। तो उसमें अब प्रकाश आंबेडकर भी शामिल होने जा रहे, उसमें मायावती भी शामिल होने जा रही,
और उसमें कहाँ का कोई कोई और लोकल फैक्टर जो होते हैं। अभी महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव का ताज़ा उदाहरण देता हूँ। जहाँ फ्री एंड फेयर और अच्छे से चुनाव हुए वहाँ बीजेपी को बुरी तरह से मात मिली और बहुत ह्यूज मार्जिन से मात मिली। तो इसलिए भारतीय चुनावी गणित का जो पूरा जो स्वरूप है वो आज तक बीजेपी ने 30 से या 32 से ऊपर छलांग मारी नहीं है। 100 की आबादी में 30 यानी बचे हुए 69 या 70 लोग आज भी बीजेपी के साथ नहीं। ये अभी तक के दोनों तीनों चुनावों से सिद्ध हो रहा है।